नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट यानी यूपी टेट जो 2019 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, आज मैं उसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं बाल मनोविज्ञान का। ये 8 जनवरी 2020 यानी पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और आप जान रहे हो जैसा कि यूपी टेट की जो परीक्षा है, आगामी परीक्षा, वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी यूपी टेट की एग्जाम हो सकते हैं। तो अक्टूबर तक आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो उसी क्रम में आज से मैं आप लोगों को डेली यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट दूंगा और यूपी टेट में मैं आप लोगों को बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा। बाल मनोविज्ञान में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसका पहले आज तो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। ठीक, आप पहले सभी लोग प्रैक्टिस सेट देखिए आज का। बाकी जैसा आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को थ्योरी की भी क्लास डेली देता रहूंगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराता रहूंगा। और आप यकीन मानिए, आप यूपी टेट में बड़े आराम से बाल मनोविज्ञान में 30 में से बड़े आराम से 28 से 29 नंबर लेकर आओगे, ये आप मेरा विश्वास मानिए। ठीक, तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आया हुआ था, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। आप देख रहे हो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देख रहे हो गोल्डमैन है, दूसरा स्पीयरमैन है, तीसरा जॉन मेयर है और चौथा हावर्ड गार्डनर। गार्डनर का पूरा नाम हावर्ड गार्डनर है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, या इसी को कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसी का एक नाम और है बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुविमात्मक का प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हावर्ड गार्डनर हो जाएगा। आप जानते हो हावर्ड गार्डनर ने सन 1983 ईस्वी में, इन्होंने सन 1983 ईस्वी में ये बताया कि जो बुद्धि होती है वो 8 प्रकार की होती है। जो बुद्धि होती है वो कितनी प्रकार की होती है बताइए? बुद्धि 8 प्रकार की होती है, इन्होंने बताया था। ठीक, तो चूंकि 8 प्रकार है, अब 8 प्रकार आप जान ही रहे हो कि बहुत हो जाते हैं। जैसे स्पीयरमैन की अगर हम बात करें तो स्पीयरमैन ने केवल 2 ही बुद्धि सिद्धांत दिया था, जी कारक और एस कारक इन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो आप देख रहे हो 8 प्रकार यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है इसका, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक डिसलेक्सिया होता है और डिस्ग्राफिया होता है। ठीक, 2 चीजें होती हैं, एक डिसलेक्सिया होता है और डिस्ग्राफिया होता है। तो अगर डिसलेक्सिया की बात आएगी तो डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने में, यानी डिसलेक्सिया, जिसको डिसलेक्सिया हो जाती है उसको पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ नहीं पाता है। और एक होता है डिस्ग्राफिया, एक होता है डिस्ग्राफिया। अगर डिस्ग्राफिया जिसको हो रहा है तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी वो लिख नहीं पाता, उसको लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया 2 चीजें होती हैं। तो डिसलेक्सिया में क्या होगा, पढ़ने में, वर्तनी पढ़ने में उसको बहुत सारी कठिनाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सरल होते हैं बाल मनोविज्ञान। अगर आप बाल मनोविज्ञान अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आप बड़े आराम से 30 में से 28 से 29 नंबर कवर करते हुए चले जाओगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाल मनोविज्ञान में। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। देखिए, समावेशी कक्षा क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी कक्षा मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी, जैसे जो बच्चे पढ़ने में अक्षम है, यानी जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, ध्यान समझिए पहले, जो भी शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, शारीरिक अक्षमता, जो भी शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने का पूर्ण रूप से मौका देना चाहिए। और किसके साथ देना चाहिए, तो वो सामान्य बच्चों के साथ देना चाहिए। यानी जो सामान्य बच्चे हैं उन सामान्य बच्चों के साथ जो जो शरीर से अक्षम हो गए हैं उन्हें भी आप क्या दीजिए, सामान्य अवसर दीजिए, पूर्ण रूप से अवसर दीजिए। ये नई शिक्षा नीति कहती है। ठीक, तो कह रहा है समावेशी कक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, सही बात है, करनी चाहिए भाई, क्योंकि जो भी शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें भी बैठने के लिए पूर्ण रूप से अवसर देने चाहिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि पूछ रहा नहीं है। आप देख लीजिए, पहले नहीं शब्द को अंडरलाइन कर लिया करिए, नहीं तो बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, वो नहीं को नहीं देखते हैं। फिर देखिए, दूसरा कह रहा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों, निःशक्त मतलब वही होता है जो शारीरिक अक्षमता वाले हैं,
निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं। ये तो मतलब कि पूर्ण रूप से गलत है कि शिक्षा को निश्चित बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये देना ही देना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। ठीक कह रहा है शिक्षा की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है शिक्षा को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये पूर्ण रूप से गलत बात कही गई है कि शिक्षा को बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है शिक्षक में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, तो सही बात है, करना ही करना चाहिए। और शिक्षा को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, उन्हें सीखने का अतिरिक्त समय देना चाहिए, पूर्ण रूप से सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा समावेशी मतलब क्या होता है। चलिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, देखिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। पहला पूछ रहा है हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा कह रहा है प्रेरित करना चाहिए, तीसरा कह रहा है रोक देना चाहिए, और चौथा कहना है अनुमति नहीं देनी चाहिए। देखिए कितने सरल से सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा से भी अपने माइंड को लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से होते हुए चले जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही सरल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद ही जान लो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप जानते हो उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए बताइए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, यानी उन्हें ये कहना चाहिए कि हाँ ये आप प्रश्न पूछिए और हम उसका आंसर देंगे, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उनके तरफ जिज्ञासा आएगी, और जब जिज्ञासा आएगी तो वो पढ़ने में और प्रोत्साहित होंगे। तो जाहिर सी बात है, तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए बताइए, शुड बी इनकरेज्ड करना चाहिए, यानी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, जो बच्चों की वृद्धि है वो किससे संबंधित है। देखिए पहला कह रहा है शारीरिक विकास से, दूसरा कह रहा है सामाजिक विकास से, तीसरा कह रहा है भावात्मक विकास से, और चौथा कह रहा है नैतिक विकास से। यानी कि बच्चों की जो वृद्धि, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है वो किससे संबंधित होता है। तो आप जान रहे हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी जो शारीरिक विकास होता है, वो बच्चों की वृद्धि के लिए क्या होता है बताइए, परम आवश्यक होता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो सामाजिक विकास है, जो भावात्मक विकास है, जो नैतिक विकास है, ये सब बौद्धिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये सब बच्चों के भावात्मक क्षमता के लिए जरूरी होते हैं, बच्चों की बुद्धिता के लिए जरूरी होते हैं, ना कि शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी होता है, बच्चों की वृद्धि जो होती है वो शारीरिक विकास से क्या होती है बताइए, संबंधित होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, सब कुछ आपको क्लियर कंफर्म हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप डेली सभी लोग डेली 5 बजे आप आ जाया करिए, 5 बजे डेली आपकी बाल मनोविज्ञान की क्लास चलेगी, डेली 5 बजे आपकी बाल मनोविज्ञान की क्लास चलेगी। आप लोग डेली आइए, और यकीन मानिए बाल मनोविज्ञान मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको बाल मनोविज्ञान पूरा सरल लगेगा, और आप 29 से 30, 28 से 29, 30 तक के क्वेश्चन सही करके आओगे, इतना मेरा विश्वास मानिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास का प्रारंभ होता है, देखिए मानव विकास का प्रारंभ क्या होता है, पहला कह रहा है गर्भावस्था से, कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो मानव का जो विकास होता है जब वो गर्भ में ही जाता है तभी से उसका विकास प्रारंभ होने लगता है, क्योंकि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद उसका जन्म होता है, लेकिन वो 9 महीने पहले से ही जो है उसका विकास कहाँ होता है, गर्भ में होना प्रारंभ कर देता है। तो गर्भावस्था से ही मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है, और मानव विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था से। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक बताइए। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखा, इसका आपको कह रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। देखिए पहला कह रहा है थॉर्नडाइक है, दूसरा स्किनर है, तीसरा गेने है, और चौथा बताइए क्या है बताइए, पालो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आर एम गेने। आर एम गेने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के क्या थे ये बताइए, लेखक थे। ठीक, और थॉर्नडाइक की अगर हम बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने जो लिखा था वो लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस। अगर हम स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर ने लिखा था द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। स्किनर ने जो लिखा था वो लिखा था द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। अगर पालो की बात करते हैं तो पालो साहब ने लिखा था अगर हम पालो की बात करते हैं तो पालो ने लिखा था कंडीशंस रिफ्लेक्शंस।
पालो की अगर हम बात करते हैं तो पालो ने लिखा था कंडीशंस रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर इसमें पूछ रहा है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर एम गेनी की हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ देखिए कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीजें हैं, जैसे पुस्तक का नाम हो गया, तो ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी बाल मनोविज्ञान में कुछ भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला और विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? ये देखिए स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था? तो बहुत ही शानदार इसका आंसर है कि वो बहुत ही फेमस कोटेशन ये है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट ये है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी स्टेनले हॉल, इसका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी स्टेनले हॉल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्टेनले हॉल ने बताया था जो किशोरावस्था होता है बड़े संघर्ष तनाव हमला और विरोध की क्या होती है बताइए? अवस्था होती है। क्लियर हो गया ना? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, आगे चलते हैं और कह रहा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग बात कर रहा है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? देखिए माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? जैसे आप लोग बीएड किए होंगे या बीटीसी किए होंगे तो आप लोगों के यहाँ क्या होता रहा होगा? माइक्रो टीचिंग कराया जाता था, यानी कि आपको लगभग 6 मिनट दिए जाते थे, 10 मिनट दिए जाते थे, 15 मिनट दिए जाते थे। आपको क्या करने के लिए? आपको अपने स्टेटमेंट को रखने के लिए जो आपने मॉडल बनाया है उस मॉडल को आप किस तरीके से पेश करोगे, किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, उस मॉडल को करने के लिए आपको मौका दिया जाता था। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो भारतीय प्रतिमान में माइक्रो टीचिंग में जो समय लगता है वो टोटल 36 मिनट का दिया हुआ है। 36 मिनट का समय लगता है जो कि 6-6 मिनट में बांटा गया है, लगभग 6-6 मिनट में 6 बार बांटा गया है। और 6-6 बार जब बांट दिया गया तो लगभग 36 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 36 मिनट दिए गए हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। माइक्रो टीचिंग के लिए लगभग 36 मिनट दिए गए हैं। जब मैं आपको माइक्रो टीचिंग, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा कौन कौन से 6-6 मिनट किस किस चीज में दिए हुए हैं। ठीक, अभी यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं केवल ओरली आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब मैं आपको क्लास अच्छे से थ्योरी दूंगा तो वहां मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? देखिए ये सीखने के पठार का क्वेश्चन है और पूछ रहा है बताइए ये जो कथन है वो किसका? देखिए सीखने का पठार क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए आप सीख रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहां से यहां तक अब आप देखिए और इसके बाद नीचे आ रहा है ग्राफ। आप देख रहे हैं आप यहां पे थे, यहां से आपने सीखना स्टार्ट किया, आप सीखते सीखते इस टॉप पोजीशन पे चले गए, लेकिन आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का जो पोजीशन देखिए, अब यहां पे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। ग्राफ पूरी तरीके से क्या हो गया बताइए? एकदम सीधा हो गया। तो जब ग्राफ सीधा हो जाए यानी जब आपके ज्ञान में ना तो वृद्धि हो रही है और ना ही कमी हो रही है, तो इसी को कहते हैं सीखने का पठार। इसी को पठार कहते हैं, इसी को कहते हैं सीखने का पठार। यही सीखने का पठार होता है। आप देख रहे हैं ये पोजीशन देखिए, आप यहां से यहां तक का जो पोजीशन है यही आपका सीखने का पठार हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो कथन है ये किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉस ने ये कथन दिया हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कई बार ये कोटेशन पूछा गया है और फिर इस बार भी पूछा गया था और हो सकता है कि इस बार आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जाए, जैसा कि अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम प्रस्तावित है तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या देना चाहिए? समस्यात्मक मतलब वही मैं अभी आपको बताया जो समावेशी वाले होते हैं, यानी जिनमें कुछ चीजें दिक्कत होती हैं। अगर वो कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला है बच्चों को दंड देना चाहिए, दूसरा है बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए, तीसरा है बच्चों को परामर्श देना चाहिए और चौथा तत्काल घर वापस कर देना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक का क्वेश्चन है, आप खुद भी दिमाग अपना लगा सकते हो। जैसे बच्चों को दंड देना चाहिए, नहीं ये तो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। बच्चों को दंड कभी नहीं देना चाहिए। दूसरा कह रहा है बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं ये भी गलत है, बच्चों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कह रहा है बच्चों को परामर्श देना चाहिए, हाँ भाई बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। अगर वो समस्यात्मक है यानी अगर उसे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे परामर्श देना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। और ये भी पूछ रहा है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत सी बात है, हटाओ, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ सहगामी क्रिया यानी कि कह रहा है कि पढ़ने के साथ साथ जो और सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे पढ़ने के साथ क्या होता है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ने के साथ आप बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे हैं किसी चीज के लिए और पूछ रहा है ये प्रोजेक्ट का क्या काम होता है प्रोजेक्ट बहुत सारे दिए जाते हैं बच्चों को। साथ साथ आप बच्चों को बहुत सारे खेल करा रहे हैं। क्यों खेल करा रहे हैं, ये सारी चीजें होती है सहगामी क्रिया यानी पढ़ने के साथ साथ वाली क्रिया। तो ये किसके लिए जरूरी है, किससे संबंधित है? कह रहा है शैक्षिक संसाधनों के विकास के लिए। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। यानी किसी भी कॉलेज के विकास के लिए जरूरी नहीं होता। कह रहा है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। बाकी और से कोई हमारा मतलब नहीं है जो है। तो देखिए है तीनों सही, ऐसी बात नहीं कर रहा है तीनों सही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। और ये मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, आप हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले आप बाल केंद्रित कर लिया करिए। बाल केंद्रित मतलब हमेशा ये ध्यान रखिए हमें वो आंसर देना है जिसमें बच्चे सेंटर रहे, बाल केंद्रित रहे, यानी सेंटर पे बच्चे रहे। अगर आप उसको ध्यान में रखकर आंसर देंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? अधिगम का सिद्धांत, देखिए अधिगम का सिद्धांत यानी सीखने का सिद्धांत कोहलर ने भी दिया था। अधिगम का सिद्धांत कोहलर का सूझ का सिद्धांत था। स्किनर ने भी सिद्धांत दिया था अपना, जी कारक एस कारक। थॉर्नडाइक ने भी सिद्धांत दिया था, 3 सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने भी जो है, ठीक ना। लेकिन बीएस ब्लूम ने इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था, इन्होंने सीखने का सिद्धांत नहीं दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बीएस ब्लूम। ये क्या होगा, इन्होंने सीखने का सिद्धांत नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य हैं उसका इन्होंने वर्गीकरण किया था, ना कि सीखने का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था ये हम आपको आगे बताएंगे जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। देखिए शिक्षा में अवरोधन, अवरोधन मतलब होता है रोकना। अवरोधन मतलब क्या होता है बताइए? रोकना। देखिए क्वेश्चन से में ही आंसर छिपा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? पहला है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। देखिए रोकना, रोकना मतलब क्या होता है कि आप किसी को रोक रहे हो, किसी बालक को रोक रहे हो, उसको आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यानी अगर कोई बालक क्लास 2 में है तो उसको आप 1 साल से 2 साल से क्लास 2 में ही रख रहे हो, उसको आप 3rd में प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही अवरोधन कहलाता है। ये क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अवरोधन मतलब होता है रोक देना, किसी बालक को आप एक ही क्लास में रोक दीजिए, उसे आप आगे ना बढ़ने दीजिए, तो यही क्या होता है? अवरोधन कहलाता है। क्लियर हो गया ना? उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण यानी कि बालक का पूर्व ज्ञान किससे होता है? पहला कह रहा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा कह रहा है प्रस्तावना कौशल, तीसरा कह रहा है समापन कौशल, चौथा कह रहा है प्रदर्शन कौशल। किसमें पूर्व ज्ञान आता है? देखिए पूर्व ज्ञान मतलब क्या होता है, जैसे जब आप क्लास में जाते हो टीचिंग करने के लिए और आप बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाते तो हो नहीं, पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हो, जैसे जो जिससे रिलेटेड आपको पढ़ाना है उससे आप कुछ क्वेश्चंस करते हो। आप क्या करते हो? आप प्रस्तावना निकलवाते हो बच्चों से। जैसे आप मान लीजिए क्लास में पढ़ाने गए और क्लास में आप ज्योग्राफी पढ़ाने गए, भूगोल पढ़ाने गए। अब भूगोल में आपको ग्रह के बारे में पढ़ाना है, तो आप पहले क्या कहोगे? आप बच्चों से ये कहोगे, बच्चों बताइए हम लोग कहाँ रहते हैं? तो बच्चे बताएंगे सर हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। फिर आप ये पूछोगे पृथ्वी क्या है, ग्रह है कि उपग्रह है? तो फिर बच्चे क्या होंगे? बच्चे इसी में जो है जिनको आता होगा तो बताएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता होगा वो यहीं पर रुक जाएंगे कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है। तो जब बच्चे रुक गए यहीं पर, तो यहीं से क्या होगा? यहीं से आप प्रस्तावना निकालकर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण होता है वो क्या होता है बताइए? प्रस्तावना कौशल से होता है, ठीक ना? प्रस्तावना कौशल। तो देखिए आज चूंकि पहली क्लास थी, तो पहली क्लास थी, आज मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराया। ठीक, तो आज आप लोग अगर अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे से कमेंट्स करेंगे, किस तरीके से आपकी पढ़ाई अच्छी लगी, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराया ये कैसे अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, अगर आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छा रहेगा वीडियो को शेयर कीजिए। डेली मैं आपको 5 बजे आपको बाल मनोविज्ञान की क्लास दूंगा, और आप यकीन मानिए कहीं से भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं 1 महीने आपको पूरा बाल मनोविज्ञान पढ़ा दूंगा, आप 28 से 29 नंबर लेकर आओगे, ये मेरा विश्वास मानिए। ठीक,
तो आज मैं 15 क्वेश्चन रखता हूं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टॉप नाइजीरिया।